शनिवार को 28 अक्टूबर को ये महाकुंभ होगा म्यूचुअल फंड्स का, लेकिन ठीक उससे पहले डेरिवेटिव एक्सपायरी है। तो इस शो के अंदर भी हम थोड़ा फोकस करते हुए ये समझते हैं कि एक्सपायरी से ठीक पहले मार्केट का इस समय मूड और माहौल कैसे है। अगर आप देखेंगे तो आपको लगातार दिक्कतें दिख रही होंगी। 850 पे हमने आपको कई बार आगाह किया। हमने ये तो नहीं कहा आप शॉर्ट करो, हमने ये ज़रूर कहा कि आप खरीदो मत। हमने ये कहा कि हल्के हाथ से पोजीशंस रखो। हमने ये ज़रूर आपके सामने बात रखी थी कि आप अपने स्टॉक के सिलेक्शंस को अच्छा बढ़ाओ। हमने आपके सामने ये बात रखी थी कि 19,500 का पक्का स्टॉप लॉस लगाओ। और हमने आपके सामने ये बात भी रखी थी 19,500 गया तो मार्केट के अंदर 200-250 पॉइंट तेज़ टूट आएगी मार्केट के अंदर, वो आपको दिख भी रही है। बाज़ार के पास अभी 200-250 वाला कोई सपोर्ट नहीं है। मार्केट के पास सिर्फ 300 का एक अहम एरिया था, उसे ब्रेक करने के बाद इसके नीचे जितना रहेगा ये 19,000 का रास्ता भी खोल देगा। लेकिन क्या यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस हैं? आप 20-30 पॉइंट का एरियर दे सकते हैं कि 50 पे आएगा, 75 पे आएगा कि 250 पे आएगा। लेकिन इस समय रोल ओवर के नंबर और डाटा ये नहीं बता रहे हैं कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। होगा तो कमज़ोर होगा शॉर्ट कवरिंग, और अगर फॉल भी आया वो भी अब कम ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी फॉल की टेंडेंसी काफ़ी आ चुकी है। 500 से 600 पॉइंट निफ्टी करेक्ट इसी सीरीज़ के अंदर हो चुका है। हाँ, हमने कुछ एक रोल ओवर के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर रखे हैं, कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम रोल ओवर है ये आप अपनी स्क्रीन पर समय देख पा रहे हैं। सेक्टोरियली भी हमने रोल ओवर थोड़ा सा निकाला है, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, कहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव रोल ओवर हो रहा है और कहाँ पे थोड़ा नेगेटिव हो रहा है। कुल मिला के क्योंकि एक दिन की छुट्टी लगी हुई थी इसलिए रोल ओवर की स्पीड थोड़ी कम है। जितना रोल ओवर होगा ज़्यादा उतना इस बार के सीरीज़ के अंदर दबाव कम बनेगा, क्योंकि वो दबाव बनाने वाली चीज़ें ऑलरेडी अगले मंथ में ट्रांसफ़र हो चुकी होंगी। और जितना रोल ओवर कम होगा मार्केट का प्रेशर जो है वो इसी मंथ पे ज़्यादा निकलेगा। क्योंकि रोल ओवर कम था इसलिए 200, 200, 150 पॉइंट की गिरावट इंट्राडे स्विंग के तौर पर आपको बाज़ार के अंदर दिख रही है। अगर यही रोल ओवर थोड़ा कहीं ज़्यादा होता 65%, 70% के आसपास, तो आप इतना दर्द इसी सीरीज़ में नहीं झेल रहे होते जो इस समय आपको दिख रहा है। रोल ओवर कॉस्ट की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में रोल ओवर कॉस्ट अभी भी थोड़ी ज़्यादा है, ये करीब 250 पॉइंट से ज़्यादा की। लेकिन निफ्टी एक एवरेज रोल ओवर करवा के 90-99 पॉइंट्स का एक रोल ओवर कॉस्ट दिखा रहा है। रोल ओवर कॉस्ट का मतलब इस सीरीज़ को छोड़ेंगे अगली सीरीज़ को पाएंगे तो कितना फ़र्क आपको दिखेगा एक नए कॉन्ट्रैक्ट्स में जाने के लिए। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो राहुल शर्मा हैं जेएम फाइनेंशियल से, उनसे हम करेंगे बातचीत। वो आपको बताएंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में इस समय क्या करना चाहिए। आज का हमारा जो फोकस है कार्यक्रम का वो टिपिकली थोड़ा रोल ओवर वाले शेयर्स हैं, और हम कुछ बेहतरीन स्विंग ट्रेड वाले सौदे भी उनसे पता करेंगे। लेकिन उन पर जाएँ, उनसे पता करें निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, उससे पहले सोमवार को हमारे जो मेहमान थे अजीत मिश्रा रेलिगर सिक्योरिटीज से, उनका रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। देखिए उन्होंने 19,400 की पुट खरीदने की बात की थी, और हमने 2 नवंबर वाली पुट आपके सामने नोटिस करवाई थी। जब हमने पूछा भी था कि सर अगले हफ्ते के, तो उन्होंने कहा था 26 की बड़ी एक्सपायरी है, फिर उसके बाद की जो हफ्ते आएगा उसमें आपको 90% तक का गेन आया होगा। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं एक पॉइंट और भी नोटिस कराता हूँ जो हमने बोला था सोमवार को, कि अगर आप लॉन्ग करके बैठे हो ना 19,400-500 के आसपास, आपको लग रहा है कि मेरे पास पोजीशन है, मैं भी झेल सकता हूँ, मेरे मार्जिन्स में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप 19,400 के पुट को ज़रूर लेना। वो ऑटोमेटिकली हेज का काम करेगी, थोड़ा बहुत आपको रिलीफ ज़रूर देगी। ये वर्ड भी मैंने इस्तेमाल किए थे और आपको याद ही होगा। यूनाइटेड ब्रूअरीज की बात हुई थी, हमने बताया था कि यूनाइटेड ब्रूअरीज तो ठीक है लेकिन यूएसएल ख़राब है, स्पिरिट्स ख़राब है, बेवरेजेस ठीक है। 1.5% का गेन वहाँ से आपको मिला होगा। निफ्टी बैंक को बेचने की रिकमेंडेशन थी, बाकायदा सीधा स्टॉप लॉस टारगेट लिखे थे, और वहाँ से भी आपको करीब 1% का गेन आया होगा। उम्मीद करते हैं आज के जो हमारे मेहमान हैं राहुल मिश्रा, वो राहुल जी, वो भी हमको अच्छे से सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे, और उनका जो रिपोर्ट कार्ड है हम आपको कल दिखाएंगे जब हम एक्सपायरी की तरफ बढ़ेंगे। राहुल सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। निफ्टी का इस समय का सर जो रोल ओवर है ना वो उतना एक्साइटिंग नहीं है। मेरे को रोल ओवर में भी थोड़ी प्रॉब्लम है। रोल ओवर इसलिए, अगर हो जाता तो इस सीरीज़ के अंदर इतने क्रैक एक साथ नहीं आते। 700 गया, फिर 500 गया, फिर 300 गया। अब तो लोग ये बात बोल रहे हैं कि 19,000 ही ना टेस्ट हो जाए कल आते आते। सर एक बार आपका व्यू पॉइंट, पीसीआर को देखता हूँ तो लगता है कि बाय करना चाहिए, डाटा को देखते हैं तो लगता है कि अभी कुछ नहीं करना चाहिए। जी नमस्कार दिव्य जी। और देखिए
आपने बिल्कुल सही कहा है। डेटा जो है वो काफी एक तरह से पेनफुल हो गया है यहाँ पर ट्रेड, डायरेक्शनल ट्रेड लेना निफ्टी के अंदर, खास करके अगर आप ओवरनाइट पोजीशन कैरी करना चाहते हैं तो। देखिए क्लियरली मंथली एक्सपायरी है, पूरा महीना जो है एक तरह से बेयर्स के फेवर में रहा है। और जनरली हमने जब देखा है, जब भी ऐसे एक्सपायरीज आती है मंथली वाली, तो मंथली एक्सपायरी के दिन जनरली बेयर्स के फेवर्स में ही होती है वो एक्सपायरी। तो मुझे लगता है यहाँ पर निफ्टी के अंदर अगर आने वाला जो डेढ़ सेशन है, आज का आधा सेशन और कल का पूरा सेशन, उसमें अगर एक फॉलो थ्रू सेलिंग आती है, यानी कि अगर 19,200 निफ्टी के अंदर टूटता है, तो फ्रेश वीकनेस बनेगी, फ्रेश शॉर्टिंग देखने को मिल सकती है, जहां पर हो सकता है एक ही दिन में निफ्टी 19,000 का लेवल, यानी कि कल के सेशन में कल तक 19,000 का लेवल टेस्ट कर दे। और अगर ये हो जाता है तो मेरे हिसाब से तो ये सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि ये एक तरह से एंड करेगा जो पूरा का पूरा जो करेक्शन चल रहा है, उसकी बहुत अच्छी संभावना है कि 18,900 से 19,000 के बीच में ये करेक्शन पूरा हो जाए, और वहां से कैपिचुलेशन होकर एक तरह से मार्केट के अंदर एक तरह से बॉटम बने, और बॉटम बनने के बाद स्लो ग्रेजुअल रिकवरी हमें नवंबर सीरीज में देखने को मिले। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन अभी है तो बाउंस बैक पे एग्जिट करिए। अगर आज के सेशन में छोटा मोटा बाउंस बैक आता है तो पुट लेने को देखिए। अगर आप ऑप्शन नहीं लेना चाहते, आप कॉल राइटिंग करके भी इसमें पार्टिसिपेट करके चल सकते हैं। 19,400 के कॉल ऑप्शन है, तकरीबन 14-15 रुपए के आसपास चल रहे हैं। ऑप्शन राइटर इन्हें बेच के चले, या ऑल्टरनेटिवली 19,200 अगर ब्रीच होता है तो आप पुट ऑप्शंस लेकर इस डाउनस्लाइड को प्ले करके चल सकते हैं, जहां पर हमें लगता है 19,000 तक के लेवल निफ्टी के अंदर कल सेकेंड हाफ तक देखने को मिल सकते हैं। तो प्योरली लास्ट डेढ़ जो हमारे सेशन बचे हैं, उसमें मुझे लगता है कि एक तरह से जो कैपिचुलेशन है मार्केट के अंदर होता हुआ बिल्कुल देखने को मिल सकता है। ठीक है, शर्मा जी का साफ साफ कहना है यहाँ पे 19,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। देखिए, आपको डरा नहीं रहे हैं, ना ही आपको कोई आपका मन छोटा कर रहे हैं, लेकिन एक प्रोसेस है, जो ट्रेंड है वही फ्रेंड है। इस समय ट्रेंड दिख रहा है वीकनेस का, इस समय ट्रेंड दिख रहा है एक सेल ऑन राइज का, इसलिए आपको शर्मा जी बात बता भी रहे हैं कि एक बार इसमें शॉर्ट किया जा सकता है। सर, अगर 19,000 आना है, मान लीजिए मेरे को किसी भी राइस पे इसको बेचना है, तो एक बार वो राइस वाली रेंज बता दीजिए शर्मा जी, और साथ ही स्टॉप लॉस भी बताइएगा। ये स्टॉप लॉस कहीं 450-500 वाली रेंज है क्या? देखिए 19,400 का रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, वहां पर काफी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर इंट्राडे में आपको 350 के आसपास निफ्टी मिले, सुबह एक अटेम्प्ट जरूर किया था 350 के आसपास निफ्टी ने, बट अगर वापस अगर आज वोलेटिलिटी में 350 के आसपास मिलता है, तो एक छोटा स्टॉप लॉस लगाइए, 19,400 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाइए, और आप शॉर्टिंग करने का यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। मेरे हिसाब से दूसरा अल्टरनेटिव ट्रेड ये है, अगर बाउंस बैक नहीं आता है और 19,200 का लेवल अगर टूट जाता है, तो आप सिंपल एक फ्रेश ब्रेकडाउन ट्रेड लेके चल सकते हैं, जहां पर 200 पॉइंट की फ्रेश स्लाइड निफ्टी के अंदर बनेगी। अगर 19,200 पर ट्रेड लेते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, ये ब्रीच होने पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा 19,300 का, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, नीचे में 200 पॉइंट की मंदी निफ्टी के अंदर आती हुई दिख सकती है। ठीक है, 200 पॉइंट का रास्ता खोला हुआ है निफ्टी के अंदर, अच्छे से आपको राहुल जी ने बता दिया। लेवल स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर हैं, आपके पास अगर पहले से शॉर्ट है तो बधाइयाँ, आप अभी अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करो। अगर आपके पास लॉन्ग है तो कम से कम ये लेवल अपने मन में रखो कि 19,000 तक आ सकते हैं हम, और भी बाजार टूट सकता है यहाँ से। शर्मा जी, एक चीज़ और आपसे पता करनी है, जरा बैंक निफ्टी पे भी अपना स्टांस क्लियर कीजिए, आपका अप्रोच क्या है? क्योंकि सभी लोगों को लगता है कि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी पहले टूट गया था, इसलिए बॉटम भी बैंक निफ्टी पहले बनाएगा और चलेगा भी बैंक निफ्टी पहले। इस बात में कितना पॉइंट है? और दूसरा, कोई नियर बाय सपोर्ट पे है क्या सर? वैसे तो ज़्यादातर एनालिसिस जो पता लग रहा है वो 43,000 का ही बेस दिख रहा है अभी तक तो। ये देखिए, बॉटम पहले बनाएगा, इससे तो मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ, लेकिन पहले चलेगा ये थोड़ा सा एफआई का जो जो रोल ओवर डेटा है, एफआई की पोजीशनिंग, उसको देखकर अनुमान लगाना होगा। जहां तक रिलेटिव कंपैरिजन की बात है, लाइक ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी का करेक्शन जो है यहाँ पर हो चुका है। हो सकता है एक्सपायरी के चलते यहाँ पर आपको 200-300 पॉइंट का करेक्शन बैंक निफ्टी के अंदर और मिले। 43,000 का एक तरह से लाइक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, 43,150 के आसपास का 200 डे ईएमए भी है। तो मल्टीपल लेवल से बैंक निफ्टी के अंदर फ्रेश शॉर्ट्स के लिए यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया नहीं है, और मुझे लगता है कि एक्सपायरी के चलते यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है शॉर्ट्स के अंदर, जहां पर हमें लगता है कि एक छोटा सा इनफैक्ट बाउंस बैक भी यहाँ पर बनेगा। तो बैंक निफ्टी के अंदर मेरे हिसाब से
रिस्क रिवॉर्ड जो है लॉन्ग्स के लिए फेवरेबल है, लेकिन एक्सपायरी के बाद लेना यहाँ पर एडवाइजेबल रहेगा, क्योंकि वोलेटिलिटी यहाँ पर हाई एक्सपेक्टेशन होने की संभावना है। अगर आपका थोड़ा पोजिशनल व्यू है तो 50% आप फ्यूचर्स में आज बाय करके चल सकते हैं, 50% आप फ्राइडे को बाय करके चल सकते हैं। मेरा से 40 टू 500 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, और मुझे लगता है नवंबर सीरीज में आपको बैंक निफ्टी के अंदर, जो कि काफी हेवीली ओवरसोल्ड है, इनफैक्ट आरएसआई तकरीबन 33 के आसपास पहुंच गया है। हिस्टोरिकली जब जब बैंक निफ्टी का आरएसआई 30 के आसपास आया है तो एक अच्छी वैल्यू बाइंग जोन बनी है इस इंडेक्स के अंदर, और निफ्टी भी डिफरेंट नहीं है, निफ्टी भी तकरीबन 34 के आरएसआई के आसपास चल रहा है। तो हो सकता है 1-2 दिन की टर्बुलेंस और हो, लेकिन पोजिशनल नेचर से मुझे लगता है कि यहाँ पर शॉर्टिंग करके नहीं चलना चाहिए, खास करके बैंक निफ्टी में जिसके टारगेट्स मंदी वाले अचीव हो चुके हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बैंक निफ्टी पहले टूटा। सर का ये ऑब्जर्वेशन है कि 42,500 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस रख के थोड़ा सा पैसा यहाँ पे लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। 1 से 2 दिन की टर्बुलेंस है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ़र्क आपको साफ पता लग गया होगा। निफ्टी को लेकर सर का जो एटीट्यूड है और जो बात रख रहे हैं वो बिल्कुल बेरिश है अभी भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। लेकिन बैंक निफ्टी को लेकर उनका जस्ट उल्टा है कि बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने से बचना चाहिए और बाकायदा इसको प्लस करना चाहिए। तो आप इसको प्लस करना चाहते कर सकते हैं। 42,500 का एक स्टॉप लॉस है, तो आपके पास मौका है। आप चाहें तो 43,000, 43,100 जब भी आपको मौका लगे और थोड़ा बहुत अभी भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके अंदर आपको वापस से 44,000 वापस बनता हुआ दिखेगा। तो देखिए 2 इंडाइसिस हैं, एक में शॉर्ट है और एक में लॉन्ग है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डाटा और सिर्फ एनालिसिस के बेसिस पर ये फ़र्क आपको महसूस खुद से हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, सीधा शेयर्स पर आते हैं। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपके स्क्रीन पर आएंगे। राहुल जी, 2 शेयर हैं। पहला एक तो टोरेंट फार्मा, खबरों में इसलिए भी है कि शायद ये सिप्ला को अभी नहीं बाय करेगा। मार्केट को थोड़ा समझ में आता है कि ज़्यादा वैल्यूएशन क्यों देना, जब सिप्ला वाला ज़्यादा पैसे मांग रहे तो अपन नहीं देंगे। शेयर 3% ऊपर है। जुबलेंट फूडवर्क, आज सुबह भी हम इसको नोटिस कर रहे थे, इसने 510, 515 का स्ट्रॉन्ग बेस बनाया हुआ है और लग रहा है कि इसके वॉल्यूम और इसके प्राइस एक्शन को देख के कि कुछ कॉर्पोरेट में कुछ अंदर ही अंदर रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। तो एक बार जरा सर इन दोनों शेयर्स को चेक कर लो आप सीरीज के हिसाब से। ये देखिए, दोनों के कंपैरिजन में मेरे हिसाब से जो इजियर ट्रेड है वो यहाँ पर जुबिलेंट फार्मा माफी जुबिलेंट फूड रहेगा। जुबिलेंट फूड में देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो ये स्टॉक में जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है कहीं ना कहीं जो फूड डिलीवरीज है वो बढ़ी है, थोड़ा सा एक सेक्टर के लिए सेंटिमेंट पॉजिटिव है। इनफैक्ट नेक्स्ट 3 मंथ्स कंजम्पशन के हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव है। वेडिंग सीजन है, प्लस क्रिकेट वर्ल्ड कप है, प्लस फेस्टिव सीजन है। तो मेरा ये मानना है कि जो एक तरह से सेंटिमेंट वाली टेलविंड है वो इस सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। तो कंजम्पशन के ऊपर जो हमारा आउटलुक है वो यहाँ पर बुलिश है, और एज ए डिफेंसिव भी एक अच्छा काम करता है ब्रॉडर मार्केट में जब करेक्शन चल रहा हो। तो जुबिलेंट फूड में टेक्निकली अगर हम देखें तो पिछले जो इनफैक्ट 10-15 दिन में यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ है अगेंस्ट मार्केट, स्टॉक ने एक तरह से रेजिलियंस दिखाई है। ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक यहाँ पर गियर्स चेंज कर रहा है। तो ट्रेजेक्टरी जो है स्टॉक की चेंज हो रही है। मेरा यहाँ पर मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा कि तकरीबन आपको यहाँ पर 560, 580 तक के लेवल्स आपको नवंबर सीरीज में जुबिलेंट फूड में देखने को मिले। तो पोजिशनली स्ट्रक्चरली यहाँ पर एक तरह से सेटअप सुधरता हुआ, तो आप ट्रेडिंग के हिसाब से आप इमीडिएट बेसिस में 555 के टारगेट के लिए जुबिलेंट फूड को बाय करके चल सकते हैं। तकरीबन 30 पॉइंट की अपसाइड, 20 पॉइंट की अपसाइड इन लेवल से देखने को मिल सकती है। लेकिन पोजिशनली मुझे लगता है कि 580 तक के लेवल्स भी यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 510 का, और मुझे लगता है कि काफी अच्छा सेटअप है जुबिलेंट फूड में। पोजिशनली स्ट्रक्चर टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग है, और साथ में जो एक तरह से सेंटिमेंट जो है वो भी पॉजिटिव है इस सेक्टर के लिए। जुबिलेंट फूडवर्क आपकी लिस्ट में आ गया सर। 555 नंबर भी काफ़ी अच्छा याद रहेगा, 555 और 580 आपका दूसरा टारगेट है। 510 का एक स्टॉप लॉस है, ये एक इसका स्ट्रॉन्ग बेस है। इस शेयर पे ध्यान रखिएगा। हालांकि शर्मा जी हैं तो डेरिवेटिव एनालिस्ट, लेकिन जब भी जुबिलेंट के बारे में बता रहे थे वो टिपिकली सारा फंडा और एक इमोशनल चीज़ें जो जुड़ी होती है किसी भी स्टॉक के साथ, उसको भी आपको एड्रेस करवा रहे थे। सर शॉर्ट कवरिंग के भी मेरे पास 2 शेयर है। अच्छा सर, टोरेंट पे कुछ बताओगे कि टोरेंट छोड़ दें सर? जो फार्मा इंडेक्स है उसमें थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ब्रेकडाउन वाली स्थिति लग रही है। छोटा ब्रेकडाउन है, बड़ा ब्रेकडाउन नहीं है, तो फार्मा को मैं अवॉइड करूंगा। लेकिन इंडिविजुअली अगर टोरेंट फार्मा का सेटअप देखें
तो इंडिविजुअल सेटअप काफी बढ़िया है। जो हिसाब से चार्ट सेटअप है 1980 का लेवल यहाँ पे टेस्ट होता हुआ दिख सकता है, लेकिन क्योंकि मार्केट इतना इजी नहीं है लॉन्ग ट्रेड्स के लिए, तो जो इजियर ट्रेड है मैं उसको उसके साथ जाने की एडवाइस दूंगा। मैं टोरेंट फार्मा को यहाँ पर स्किप किया जा सकता है। ठीक है, डन। तो हम खाली जुबलेंट के साथ ही चले जाते हैं। टोरेंट को एक बार के लिए हम साइड में रख देते हैं, अभी ज़्यादा इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। सर शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर हैं, एक तो इंटरग्लोब एविएशन है और दूसरा एल&टी फाइनेंस है। इन दोनों शेयर्स को चेक कर लो सर, एल&टी फाइनेंस और इंडिगो। इंडिगो का सवाल है क्लियर, जो हमने क्रूड ऑयल में पुल बैक देखा है, और देखिए क्रूड ऑयल में इंपॉर्टेंट है कि डेली चार्ट पर एक नया हाई नहीं बना, 94 के आसपास का हाई बनाया 3 दिन पहले, और आज के दिन हमें पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के अंदर एक तरह से कूलिंग ऑफ देखने को मिली, जिसकी वजह से इंडिगो में हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये बाउंस बैक जो है हमें एक लाइक वेरी शॉर्ट टर्म में हमें तकरीबन 3 से 4% की अपसाइड इन लेवल से और दे सकता है। तो अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो तकरीबन 2500 तक के टारगेट्स, 2525 तक के टारगेट्स आपको तकरीबन इंडिगो में अगले 2 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो एज अ वेरी शॉर्ट माइक्रो टर्म ट्रेड आप इंडिगो में लॉन्ग करके चल सकते हैं। आज का जो लो है 2410 का वो स्टॉप लॉस रहेगा, और 2525 तक के टारगेट्स इंडिगो में यहाँ पर बना के चल सकते हैं। जहां तक एल&टी फाइनेंस का सवाल है, एल&टी फाइनेंस का जो सेटअप है वो काफी बेहतरीन है। इनफैक्ट स्टॉक ने ब्रेकआउट का अटेम्प्ट किया है इस महीने में, तकरीबन 135 के पास से ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक के अंदर एक पुलबैक देखने को मिल रहा है, एक रीटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड 135 पर वापस फेवरेबल है, लेकिन ये थोड़ा पोजिशनल इन नेचर है। अगर आपके पास 10 से 15 दिन का अगर टाइम फ्रेम हो तो एल&टी हाउसिंग, एल&टी फाइनेंस का सेटअप ज्यादा बेहतर लगता है, और मुझे लगता है कि 150 रुपए तक के टारगेट्स एल&टी एफएक्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। 130 का स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए। और जहां तक इंडिगो का सवाल है, मेरे हिसाब से एकदम माइक्रो ट्रेड है, 1 या 2 सेशन के लिए आपको फास्ट यहाँ पर मूव मिल सकता है। अगर क्रूड के अंदर और मंदी कंटिन्यू होती है तो 2525 तक के लेवल्स आपको इंडिगो में देखने को मिल सकते हैं। ओके ठीक है, तो सर ने आपका पूरा घूमने फिरने और खाने पीने का इंतजाम कर दिया। अगर आप घूमने फिरने जा रहे हो तो आप इंडिगो के बारे में सोचिए, शेयर्स के बारे में, और अगर आप खाना पीना चाहते हो तो जुबलेंट फूडवर्क, अगर पैसे की कमी पड़ जाए तो एल&टी फाइनेंस उसके लिए है। तो तीनों शेयर्स का स्टॉप लॉस टारगेट आप अपने नोटिस कर, सारे सौदे बता ही दिए हैं अब, लेकिन उनकी ट्रेडिंग कॉल्स लेने का वक्त भी हो गया है। राहुल जी, आपकी तरफ से आज की ट्रेडिंग कॉल क्या है? ये मेरा डिलीवरी में रिकमेंडेशन रहेगा, 1 महीने का टाइम फ्रेम रहेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा को यहाँ पर बाय कीजिए, ऑटो सेक्टर में काफी अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है, और एमएनएम का जो इंडिविजुअल सेटअप है वो यहाँ पर हमें काफी प्रॉमिसिंग लगता है। इनके जो टेक्निकल प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, तकरीबन जो इसका 1670 के आसपास का हाई था, आई थिंक वो बिल्कुल निकलना चाहिए नवंबर महीने में। फेस्टिव सीजन भी है, तो ओवरऑल पॉजिटिव आउटलुक है इस स्टॉक के लिए। तो 1670 और 1700 के टारगेट्स के लिए एमएनएम को बाय करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस लगाइए 1500 का, और मुझे लगता है कि एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर बिल्कुल प्ले आउट होती हुई दिखनी चाहिए। तो आज एक ही ट्रेडिंग आइडिया है, लेकिन इसे डिलीवरी में बाय करके चलिए, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, वो थोड़ी वोलेटिलिटी जरूर परेशान कर सकती है, लेकिन हमें लगता है कि इंडिविजुअल एमएनएम का सेटअप यहाँ पर काफी अच्छा प्ले आउट होता हुआ दिख सकता है। नहीं सर, बिल्कुल सर, हम एग्री करते हैं आपके इस विजन के साथ कि जब वॉलेटिलिटी हो तो क्यों फालतू के एक्सपेरिमेंट मार्केट के अंदर करने चाहिए। एम&एम थोड़ा रखो अगली सीरीज़ के लिए, नवंबर की शुरुआत में आप इसको पकड़ लो, यानी कि आजकल में, और पूरा नवंबर रखो। आई होप कि आपको 1700 के टारगेट आराम से मिल जाएंगे। कम सौदे लीजिए बट अच्छे ट्रेड लीजिए। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, और आपने बताया निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही अलग अलग स्टॉक्स पर राय देने के लिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।